नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बात छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले कोरोना अपडेट आपको बताते हैं, जहां पर एक बार फिर से कोरोना की वजह से ब्लास्ट हुआ है। कोरोना ब्लास्ट इससे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद बेकाबू होता कोरोना छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 121 नए पॉजिटिव मरीज यहां पर मिल चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है, कुल आंकड़ा वो 2255 तक पहुंच गया है। 1421 मरीज रिकवर हुए, ठीक हुए, लेकिन प्रदेश में 11 लोगों की जान भी खतरनाक संक्रमण की वजह से गई है। प्रदेश में अब तक 823 एक्टिव मरीज हैं। सबसे चिंता वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते चले गए तो बहुत जल्द ये आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा। चलिए सीधे हम बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ उमेश मौर्य लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ के 27 जिलों तक ये संक्रमण दस्तक दे चुका है और लगातार जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनकी रफ्तार भी बेतहाशा। निश्चित रूप से जहां पर अभी तक कि कोरोना का कहर नहीं पहुंचा था, अब वहां उन जिलों में भी कोरोना का कहर पहुंचने लगा है। 121 मामले कल के डेट पे आए हैं। कल जो स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हुआ है उसमें मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ जिसमें 121 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में 100 के आंकड़े पार हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव के, जो लगातार जो मामले आ रहे हैं। ऐसे में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब चूंकि ये स्थिति हो गई है छत्तीसगढ़ में कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक के 2255 कोरोना पॉजिटिव मरीजों सामने आ चुके हैं। वहीं पर 1421 लोगों को स्वास्थ्य उपचार दिया गया है, जिसके बाद वो ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं लगातार ऐसे जिले भी अब सामने आ रहे हैं जिनमें कभी अभी तक के कोरोना संक्रमण के मामले नहीं पहुंचे थे, वहां से भी अब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। कल की ही बात करें तो कल 39 कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं वो कोरबा से सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को जिस दिन से लाया गया है, लाने का कार्य शुरू किया गया है, उसके बाद से अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महज 500 कुछ कोरोना संक्रमण के मामले ही रहे हैं। लेकिन इन 21 दिनों के अंदर ही आप देखिए 2055 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ गए। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संक्रमण अपना पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि क्वारंटाइन सेंटरों में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के भी मामले बढ़े हैं, देखा जा रहा है कि कोरोना जहां क्वारंटाइन किए गए हैं वहां पर मरीजों को दोबारा सैंपल लिए जाने के बाद उनके कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है ताकि जो संक्रमण बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। वहीं जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो जांच का दायरा है वो धीमा है। यही वजह है कि जो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें जो कमी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है और जो ट्रीटमेंट सही समय पर मिलना चाहिए मरीजों को वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं और रोज 100 से अधिक जो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो ब्लास्ट हो रहे हैं। जी चलिए, मेरे साथ बने रहे उमेश। कुछ और खबरें जिन पर आपसे हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर उमेश जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अब लगातार अपने पैर पसारता हुआ कोरोना संक्रमण नजर आ रहा है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी उसी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि रिकवरी रेट इस वक्त देश में अच्छा है। बिलासपुर से एक खबर है जहां पर प्रदेश में रेत माफियाओं पर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत परिवहन करते 19 गाड़ियों को जब्त किया गया है। अपने आप में बड़ी कार्रवाई। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। सीएम उमेश का रुख कर रहे हैं। उमेश, रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या अपडेट इस पूरे ही मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से रेत की अवैध परिवहन किया जा रहा है, लगातार ये शिकायतें सामने आ रही थी, उसके बावजूद उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। यही एक मामला सामने धमतरी का आया, जहां पर जिला पंचायत के सदस्य को रेत माफियाओं ने बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में तमाम जितने भी रेत खदान है, अवैध उत्खनन है, वहां पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं खनिज विभाग और जो जिले के एसपी हैं, तमाम एसपी को उनको निर्देशित किया गया है कि
जितने भी अवैध परिवहन किए जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले 2 दिनों के भीतर की बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में शनिवार रविवार को 19 गाड़ियों को जब्त किया गया है, जिसमें अवैध रेत परिवहन, चूना पत्थर के परिवहन करते पाया गया है। तो लगातार प्रदेश में जिस तरीके से रेत के अवैध परिवहन करते जो मामले आ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए सीएम ने सख्त निर्देशित किया, और यही कारण है कि तमाम इलाकों में जो रेत खदान है वहां पर सख्त निर्देशित करने के बाद जो संबंधित थाना है वहां पर पुलिस तैनात किया गया है, चौकी तैनात की गई है। खनिज विभाग की जो बैरियर है वहां पर बल तैनात किया गया है ताकि इस पर अंकुश लगाए। और जिस तरीके से मामले जो मारपीट के मामले आ रहे हैं और माफिया राज जिसे कहा जा रहा था, विपक्ष ने भी इसे तंज कसते हुए कहा था कि लगातार रेत माफियाओं का बोलबाला है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। लिहाजा इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा कदम उठाया और तमाम रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई की गई है रेत माफियाओं पर, तेजी से इस वक्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब जो हाल ही की कार्रवाई है उसमें 19 गाड़ियां जब्त की गई हैं जो कि अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्तियां की जाएंगी। सत्ता संगठन की हुई बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है। बैठक में नियुक्तियों को लेकर मापदंड भी तय किए गए हैं। इसके तहत जिन नेताओं को विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है उन्हें निगम मंडल में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही विधायकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी निगम मंडल में मौका मिल सकता है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल सूची पर आखिरी मोहर लगाएंगे। सत्ता और संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचे, उसके साथ साथ जो संभावित निगम मंडलों का जो गठन करना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हुए थे और हमने जो गाइडलाइन तय किया था उसमें विस्तार से जो नाम आए उन पे हम लोग ने चर्चा की और अंतिम चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके उस फाइनल नाम को हम हाईकमान के पर देखिए जो नाम आए हैं, जो हमारे बड़े चेहरे हैं, जो 15 साल संघर्ष किए हैं, उन सभी नामों पर चर्चा की। जो नाम हो सकते उन नामों को सॉर्ट आउट किया गया। उन नामों पर अंतिम मुहर उन्हीं नामों पर विचार हो गया। ये बातें आती हैं, मुख्यमंत्री जी ने रखी थी बात उस समय मीटिंग में कि किनको लेना है। सामाजिक अगुवा हैं, एनजीओज के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत लोग रहते हैं कि जो इसके दायरे में आ सकते हैं। जगह बहुत कम रहती है, तो पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएम फाइनल करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई समन्वय समिति की बैठक के बाद ये तय किया गया था कि निगम मंडलों के रास्ते खुलेंगे। इसी संबंध में बैठक लेने के लिए हमारे साथ पीएल पुनिया जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, निगम मंडलों के लिए अब द्वार खुलेंगे ये कहा जा रहा था, आप आज बैठक लिए हैं, कब तक होगा और कुछ फार्मूला आप लोग ने तय किया है? नहीं, वो मापदंड है जो वरिष्ठता, ये सब्जेक्टिव असेसमेंट ही है कि जो वरिष्ठ लोग हैं जिनका पार्टी को मजबूत करने में बड़ा योगदान है, जिन्हें मौका नहीं मिला, विधानसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, संगठन में जगह नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को मौका देने का निर्णय लिया गया है। और वो सूची अंतिम रूप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो करेंगे और फिर वो दे के प्रस्ताव भेजेंगे, उसको अंतिम रूप से कांग्रेस प्रेसिडेंट का अनुमोदन दिया जाएगा। कहा जा रहा था कि विधायकों को भी अब स्थान दिया जाएगा। विधायकों को देखिए, जो मंडल आयोग निगम, इसका मुख्यतः ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, जो वरिष्ठ लोग हैं जिनको विधायक लड़ने का, लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, जिनको संगठन में क्योंकि सीमित स्थान है वो जगह नहीं मिली, तो ऐसे लोगों के लिए मुख्यता है। लेकिन कोई कानून नहीं है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में इसका विचलन भी होगा इस नियम का, इस निर्णय का, तो वो भी किया जा सकता है। वो
प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों के जो सामूहिक निर्णय होगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये थे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, जो कि कार्यकर्ताओं से मिलकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि निगम मंडलों में जो नियुक्ति होगी उसमें पहला अधिकार कार्यकर्ताओं का होगा, और अगर कहीं विधायकों को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो ये पद उनको भी दिया जा सकता है। फिलहाल वो सारे लोगों से बातचीत कर निगम मंडलों के लिए नियुक्ति का फार्मूला तैयार कर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ऐसे में अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस में निगम मंडलों की नियुक्ति जल्द से जल्द हमें देखने को मिलेगी। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, वंसल न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के रायपुर दौरे पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी कोविड की गंभीर समस्या है, उसके बावजूद गुप्त यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंचे। सबसे पहले तो प्रदेश प्रभारी को क्वारंटाइन होना चाहिए, लेकिन वो तो बैठक कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि जिन जिन लोगों से पुनिया की मुलाकात हुई है उनको भी क्वारंटाइन होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पुनिया जी कल रायपुर आए हैं। दिल्ली सहित छत्तीसगढ़ में भी कोविड की संख्या काफी बड़ी मात्रा में है। क्या यह विधि निषेध का उल्लंघन नहीं है? राज्य सरकार यह बताए कि पुनिया जी को क्वारंटाइन होना चाहिए कि नहीं। क्या छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में क्वारंटाइन जो नियम है वो नियम समाप्त कर दिया गया है क्या? और राज्य सरकार यह भी बताए कि अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन के नियम अलग हैं, और माननीय पुनिया जी के लिए क्या क्वारंटाइन के नियमों में कोई विशेष प्रावधान दिया गया है क्या? यह इस प्रदेश की जनता पूछ रही है। चलिए अब बात झिरम नक्सली हमले की, जिसमें मारे गए नेताओं के परिजनों ने रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में परिजनों ने झिरम हमला एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था ये कहा, जिसमें लीपापोती हुई है। एनआईए ने गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ नहीं की, जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। एनआईए राजनीतिक लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि राज्य सरकार एसआईटी जांच कराना चाहती है, लेकिन एनआईए राज्य सरकार को फाइल नहीं सौंप रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नरसंहार नक्सलियों के माध्यम से कराया गया। जब यात्रा निकली तब सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी क्यों नहीं की गई, ये जांच का विषय है। उस समय महेंद्र कर्मा Z+ सुरक्षा की श्रेणी में आते थे, फिर भी सुरक्षा में कोताही बरती गई। इस नरसंहार की जांच एनआईए को सौंपी गई थी और साथ में जांच के लिए आयोग बनाया गया था। इससे पहले ही एनआईए अपनी जांच ठीक से शुरू कर पाती, केंद्र के यूपीए की सरकार की जगह एनडीए की सरकार केंद्र में आई। साथियों, इसके बाद जो लीपापोती शुरू हुई वह हम सब लोगों को पीड़ा पहुंचाती है। ये जानना चाहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि इस नरसंहार के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था क्या। लेकिन आश्चर्य और दुख का विषय है कि ना तो एनआईए ने इस षड्यंत्र की जांच की और ना आयोग के जांच के दायरे में षड्यंत्र को रखा गया। साथियों, एनआईए ने तो इस तरह की जांच की है कि मानो यह साधारण नक्सली घटना हो। ना तो सभी संबंधित पक्षों के बयान लिए गए और ना ठीक तरीके से गिरफ्तारियां की गई। छत्तीसगढ़ सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के बाद अब सरकार ने रोका छेका अभियान शुरू किया है। कानकेर में रोका छेका अभियान के निरीक्षण के लिए राजस्व सचिव धनंजय देवांगर ने कई गौठानों का निरीक्षण किया है। अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए रोका छेका की शपथ दिलाई है। राजस्व सचिव का कहना है कि जिस गांव में आवारा पशु घूमते हैं उसे गौठान में लाना है, ताकि किसी भी किसान की फसल को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि रोका छेका परंपरा छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा और घुमंतु पशुओं से होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। रोका छेका एक छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी लेकिन बहुत कारगर प्रथा है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है और ग्राम सभा के माध्यम से हर एक गांव में इसमें चर्चा हो रही है, गौठान में बैठक आयोजित की जा रही है और इसके अंतर्गत जो खुले में पशु विचरण करते हैं उस पर रोकथाम का उपाय
ग्रामवासियों के द्वारा ही किया जाता है, व्यवस्था बनाई जाती है जिससे फसल का जो अंकुरण है वो उसको नुकसान पशुओं के द्वारा न पहुँचे। ये पुरानी प्रथा है जिसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित पुराने समय में रही है और उसको बहुत अच्छे ढंग से अभी पुनर्जीवित किया जा रहा है। खुली चराई से खेती को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ की परंपरा रोका छेका अब सरकारी तरीके से एक अभियान के रूप में शुरू की गई है। 19 जून को सीएम ने रोका छेका अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 2215 गौठानों को 8 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से पशुओं को फसल की चराई रोकने के लिए रोका छेका की परंपरा के तहत रोका जाता रहा है। खासकर फसल की बुआई के समय से ही रोका छेका किया जाता रहा है, लेकिन देखने में अब ये आ रहा है कि आवारा पशु रोके नहीं जा रहे, जिससे फसलों को काफी नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए सरकार ने इसे संरक्षण देने का फैसला लिया है। साथ ही इसके जरिए छत्तीसगढ़ी परंपरा का भी संवर्धन हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने इस अभियान की शुरुआत 19 जून को हाईटेक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए सभी जिले के सभी गोठान ग्रामों में रोका छेका कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर ग्रामीणों ने पशुओं को गोठान में भेजने तथा उन्हें खुले में चरने के लिए न छोड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने वैज्ञानिक विधि से बुआई के साथ कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को दलहन बीज, मिनी किट और फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अभियान के तहत पशुपालक और लोगों को पशुओं को बांध कर रखने की व्यवस्था गांव में सुनिश्चित की जानी है। रोका छेका की व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों को जोड़ा गया है। पहली बार छत्तीसगढ़ की इस प्राचीन परंपरा को सरकारी स्वरूप में लागू किया गया है, तो इसके लिए राशि भी जारी की गई है। हर गोठान को 40,000 रुपए दिए गए हैं। 2215 गोठानों को 8 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गोठानों के लिए ये राशि जारी की है। राशि का इस्तेमाल मवेशियों के व्यवस्थापन, गोठानों के रखरखाव और संचालन से होगा। छत्तीसगढ़ में गांव की एक व्यवस्था है बंधेज, गाय गरुआ का बंधेज, ताकि जो किसान थरहा डालें, जो किसान जल्दी बुआई करें, उनकी फसलों की चरी नहीं होना चाहिए, किसान की बाड़ी बकरी की चरी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जानवरों को बंधेज करके रोका जाता है, उनको फसल की ओर, खार की ओर जाने से। इस पुरानी परंपरा से राज्य के किसानों की फसल अच्छी रहती थी। ये धीरे धीरे परंपरा बंद हो गई थी। इसी परंपरा को कम हो गई, इस परंपरा को बंद हो गई, इस परंपरा को फिर से चालू करने का एक महती भगीरथ प्रयत्न मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। वैसे तो रोका छेका छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है, लेकिन वर्तमान समय में इस परंपरा का पालन न होने से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बारिश के दिनों में खुले में चरने से बुरा असर पड़ता है। इसलिए प्रशासन ने इस अभियान के तहत ग्रामीणों से पशुओं को खुले में न छोड़ने की अपील की है। मवेशियों को चरवाहे की देखरेख में गोठान में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है। लोगों को इस काम से जुड़ने के लिए संकल्प भी दिलाया गया। रोका छेका का मतलब है कि अब उनको छोड़ना नहीं है जानवर को, क्योंकि जानवर अगर अभी भी किसी भी खेत में घुसेंगे तो फसलों का नुकसान होगा। तो रोका छेका पारंपरिक है और ग्रामीण जानते हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरागत कृषि और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही नरवा, गरबा, घुरबा, बाड़ी योजना का संचालन कर रही है। अब इसी योजना को और आगे बढ़ाते हुए इसमें फसल चराई रोकने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन साबित होने जा रहा है। वहीं पशुओं से होने वाली फसलों के नुकसान को रोकने के लिए रोका छेका को सरकारी संरक्षण देना भी फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। सरगुजा के पूर्व आईजी
आईपीएस केसी अग्रवाल के खिलाफ सीआईडी जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा शिकायतें हैं जिसकी जांच हो रही है। इसी जांच के सिलसिले में सीआईडी की टीम अंबिकापुर पहुंची, जहां पर कोतवाली थाने पहुंचकर टीम ने जांच शुरू की है। आपको बता दें कि आईपीएस केसी अग्रवाल को मार्च 2019 में सरगुजा का आईजी बनाया गया था। 9 महीने तक सेवा देने के बाद वो 31 मार्च 2020 को रिटायर हुए। गलवान में शहीद हुए भारत के 20 जवानों को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा है। देश का हर नागरिक अपने अपने तरीके से इस वक्त चीन का विरोध कर भारत सरकार से जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। जगदलपुर में जहां पर 2 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने चीन से आयात सामानों को जलाकर विरोध किया था, वहीं आज बस्तर बीजेपी ने अपने कार्यालय के सामने चीनी सामानों को जलाकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जवानों ने अपने देश की सीमा पर रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी है। जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और चीन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। लद्दाख और चीन बॉर्डर पे 20 जो जवान शहीद हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखी गई थी। उस श्रद्धांजलि सभा में हम सब उपस्थित हुए। साथ ही साथ चीन का जो सामान है, जो भी सामान जो भारत में उपलब्ध है, चीन के द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसका भी हमने होली जलाने का काम यहाँ पर किया है। मातृभूमि की रक्षा करते हुए पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हमारे 20 जवान सोमवार की मध्य रात्रि को शहीद हुए। चाइना की धोखेबाज और कायरानापूर्ण कार्रवाई, जिसके कारण कि हमारे जवानों को जाल में फंसाया गया और उनके साथ एक छलपूर्वक कार्रवाई करते हुए उन्हें शहादत दी गई, उन्हें मार दिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कोंडागांव में वन अधिकार पट्टे को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपकर पट्टा वितरण करने की मांग की। लता उसेंडी ने कहा कि रमन सिंह की सरकार के समय में कई लोगों को वन अधिकार पट्टा का फायदा मिला, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से वन अधिकार पट्टे के वितरण में तेजी लाने की मांग करते हुए SC, ST, OBC सहित सामान्य वर्ग के लोगों को वन अधिकार पट्टा जल्द देने की मांग की है। सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में निर्णय लिया गया था और वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग छूट गए थे, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग भी छूटे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो विशेष करके पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, सामान्य लोग हैं, जिन लोग वर्षों से यहाँ पे काबिज रहे हैं, जिनके पट्टे छूटे उसकी जाँच की जाए और कार्रवाई करके उनको भी पट्टा प्रदान किया जाए, वो भी मांग हम लोगों ने रखा है। कानकेर से खबर, जहां पर प्रसव के बाद महिला और नवजात की लाश मिली है। 19 जून की रात को महिला का प्रसव हुआ था, जिसके बाद महिला और नवजात की लाश मिली है। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र के आमाकाड़ा गांव का ये पूरा ही मामला।